अब हम लोग पढ़ेंगे कि जहां से फिजिक्स को बिल्कुल स्टार्टिंग माना जाता है यूनिट एंड डायमेंशन की, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करेंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले हमारे लिए जो टर्म आता है वो है यूनिट। इस यूनिट से पहले एक छोटा सा चीज है, हमें समझना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, भौतिक राशियों के बारे में। तो भौतिक राशियां क्या हैं? तो वो सभी क्वांटिटीज जिनको कि हम लॉ ऑफ नेचर, यूं कहें कि लॉ ऑफ फिजिक्स को स्टडी करने के लिए जिन क्वांटिटियों से हम उनको डिस्क्राइब करते हैं, वो सभी क्वांटिटियां आपकी फिजिकल क्वांटिटी के रूप में आती हैं। जैसे इसका डिफिनीशन आपका बहुत ही क्लियर है, कहा गया कि ऑल द क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स आर फिजिकल क्वांटिटीज। कहा गया कि ऑल द क्वांटिटीज which are used to describe the law of physics is called physical quantity। अगर हम इसको हिंदी में कहें तो कहें कि भौतिकी के नियमों को दर्शाने के लिए उनके अध्ययन में जिस राशियों का हम लोग उपयोग करते हैं, वो सभी राशियां जो है आपकी भौतिक राशियां कहलाती हैं। इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग दो तीन पार्ट में इसको भी बांटते हैं। अगर इनको भी क्लासिफाइड किया गया है, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन, दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर इन भौतिक राशियों को दो पार्ट में बांटा गया। एक तो कहा गया कि भाई ये स्केलर है और दूसरा में कहा गया कि वेक्टर है। स्केलर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अदिश राशियां और वेक्टर को बोलते हैं सदिश राशियां। अभी इसके आगे हम लोग एक चैप्टर मिलेगा जहां पर हम लोग कुछ मैथमेटिक्स के बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, तो बेसिक टॉपिक्स हम लोग मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, वहां पर भी हम लोग स्केलर वेक्टर की चर्चा करेंगे डिटेल से। फिलहाल हम लोग बस इतना जान लें कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। जिसके पास मैग्नीट्यूड है मतलब कि परिमाण है और दिशा, डायरेक्शन जो है वो नहीं होगी, दिशा इसकी नहीं होगी, परिमाण होगी, दिशा नहीं होगी, ये वो क्वांटिटी कही जाएगी, ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे हम लोग बात करें डिस्टेंस, एग्जाम्पल में हम लेते हैं डिस्टेंस मतलब दूरी। कहा गया कि बक्सर से पटना की दूरी 118 किलोमीटर है, तो 118 किलोमीटर डिस्टेंस है बक्सर से पटना की, तो डायरेक्शन तो नहीं दिखाई गई कि 118 किलोमीटर ईस्ट में है, 118 किलोमीटर वेस्ट में है। या हमने कहा कि बक्सर से इटारही जो है 10 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस जो है आपका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर हमने कहा कि मास मतलब द्रव्यमान, किसी वस्तु का मास, किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर दिखाना है, सपोज कीजिए ये डस्टर है, इस डस्टर के पास कुछ मास होगा, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, जितना ही मास होगा। तो इस मास, हमने कहा कि इसके पास मास है, तो ये इसका जो मास है ये डायरेक्शन नहीं दिखा रहा। ऐसा नहीं है कि ईस्ट में ले गए तो इसका मास 200 ग्राम होगा, वेस्ट में ले गए तो इसका मास 150 ग्राम हो जाएगा, नॉर्थ में ले गए तो इसका मास 100 ग्राम हो जाएगा। डायरेक्शन से इसको कोई मतलब नहीं है और मास डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। हमने कहा टाइम अगर कहा गया कि 9 बजा है, 8 बजा है, 7 बजा है, तो डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता इस पे, डायरेक्शन पे ये क्वांटिटी जो है, टाइम जो है डिपेंड नहीं करती। तो ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी है। ये क्वांटिटियां, इस तरह की बहुत सारी क्वांटिटियां हैं जो डायरेक्शन जिनके पास नहीं होता, इनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ये सारी क्वांटिटियां जो है आपकी स्केलर क्वांटिटी के अंदर में ली जाती हैं। हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में के बारे में। फिर कहा गया वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अगर कहा जाए कि जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन इसके साथ एक और नियम जोड़ना जरूरी है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि वो वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। एक वेक्टर एलजेब्रा इसका एक अपना एलजेब्रा होता है, तो ये वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो भी करना चाहिए। वैसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, और उसके साथ साथ वो वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो कर रही है, तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होगा, मैग्नीट्यूड होगा। इसके पास डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, और साथ ही साथ वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो भी करना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि सेकंड की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी, हम लोग इनकी डिपेंडेंसी बात करेंगे। एक इनकी ये किस किस चीज पर डिपेंड करते हैं। हमने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी, मतलब कि निर्भरता के आधार पर, निर्भरता के आधार पर। ये सेकंड बेस है, सेकंड क्लासिफिकेशन का अपना पैरामीटर है। तो डिपेंडेंसी के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटा गया। एक फंडामेंटल क्वांटिटी, या इसको बेस क्वांटिटी भी कहते हैं, बेस क्वांटिटी, और दूसरा जो है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं आधारी या मूल राशियां, आधारी या मूल राशियां, और इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। इनमें डिफरेंस समझिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज वैसी क्वांटिटी होती हैं, आधारी राशियां या मूल राशियां वैसी फिजिकल क्वांटिटी हैं, वैसी भौतिक राशियां हैं जो बिना किसी अन्य क्वांटिटी की सहायता के, बिना किसी अदर भौतिक राशियों के हेल्प के ये क्या करती हैं, आपका दिखाई जाती हैं। और ये किसी पर डिपेंड नहीं करती। ये अपनी राशियां हैं, और 7 तरह की राशियां वैसी भी हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। और डिराइव्ड क्वांटिटी की बात जो है, ये व्युत्पन्न राशियां जो हैं, ये वैसी भौतिक राशियां हैं जो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी के हेल्प से, इसकी मदद से इनको बनाया जाता है, डिराइव किया जाता है, निकाला जाता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, हमने कहा मास, मास द्रव्यमान एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। द्रव्यमान जो है किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता, किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। हमने कहा लेंथ, लंबाई, लंबाई भी किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता, ये अपना इसका खुद अकेला ये लाई करता है। फिर हमने कहा टाइम, समय, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटियां हैं, ये किसी भी चीज पर ये लाई नहीं करती। अब हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करें। डिराइव्ड क्वांटिटी में जैसे हमने ले लिया एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। अब ये लंबाई हम कहें ये भी लेंथ है, चौड़ाई जो कहें ये भी तो लेंथ है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर गई। हमने कहा फोर्स, बल, इसका फॉर्मूला होता है, बल का फॉर्मूला है द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास जो है ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन जो है डिराइव्ड क्वांटिटी है। त्वरण को हम लोग निकालते हैं। हमने कहा चाल, स्पीड, तो स्पीड की हम बात करें, हमने कहा स्पीड, चाल, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी अपॉन समय, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, दूरी, और दूरी का मतलब क्या, लेंथ, लंबाई, किसी पथ की लंबाई दूरी हो गई। टाइम क्या है, समय, मतलब ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये चाल जो है आपकी, ये डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर आती है। ओके, अब जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को एक दो और बेसिस पर, इनके विमा के आधार पर, डायमेंशन के आधार पर बांटा गया। कहा गया कि भाई डायमेंशन के आधार पर इनको कहा गया कि एक डायमेंशनल क्वांटिटी होती है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। एक क्वांटिटी होगी डायमेंशनल क्वांटिटी, और एक होगी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मतलब विमीय राशियां और विमाहीन राशियां। ये विमा क्या है, अभी हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। वहां पर जैसे जिस क्वांटिटी का डायमेंशन निकल जाए, विमा निकल जाए, वो डायमेंशनल क्वांटिटी कहलाएंगी। और बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनको अगर हम लोग डायमेंशन निकाले तो डायमेंशन लेस मिलती हैं।
जैसे हम लोग जानते हैं विकृति का नाम सुना होगा, विकृति के बारे में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसके पास डायमेंशन नहीं होता। वही हम बात करते हैं दबाव की या दाब की, प्रेशर, अगर हम लोग इसका डायमेंशन निकालें तो इसका हमें डायमेंशन मिलेगा। या हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस जो है आपका, ये इसका भी डायमेंशन मिलता है। तो इस आधार पर डायमेंशनल और डायमेंशनलेस क्वांटिटियां भी हमें देखने को मिलती हैं। एक और ऐसी क्वांटिटी होती है जो जिनके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो अपनी यूनिट भी ली होती है, फिर भी उनको क्लियरली रूप से वो ना तो स्केलर में आती हैं ना वेक्टर में आती हैं। तो वैसी राशियों को हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, टेंसर राशियां कहते हैं। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्शन भी होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, लेकिन वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, तो इसलिए वो वेक्टर से हट गया, तो उसको हम लोग रखते हैं टेंसर क्वांटिटी का, कि वो टेंसर राशियां हैं। हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट जो है आपका वो है कि भाई यूनिट क्या है। अब यहाँ पर आपका मेन जो टॉपिक शुरू होता है, ये तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, किस किस आधार पर उनको कितने कितने पार्ट में बांटा गया, स्केलर, वेक्टर, फंडामेंटल, डिराइव्ड और डायमेंशनल, डायमेंशनलेस। ठीक है, अब आपका आया यूनिट, हम लोग बोलते हैं मात्रक। हम लोग अपने डेली लाइफ में यूनिट को अक्सर देखते हैं। सपोज कीजिए अगर हमें चीनी खरीदना है किसी दुकान से, तो जाहिर सी बात है कि वो वहां पे वजन करके दिया जाएगा, तो उसका जो हम जाते हैं दुकान पे तो कहेंगे भाई साहब 1 किलो चीनी दो, या 250 ग्राम चीनी दो, या 500 ग्राम चीनी दो, आधा किलो दो। तो ये किलो हो गया या ग्राम हो गया, ये सब यूनिट है। अगर हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़ा खरीदना है तो हम बोलेंगे कि 1 मीटर दो, 2 मीटर दो, जिसका जितना कैपेसिटी, कोई जो किलोमीटर में बांधता होगा बोलेगा 2 किलोमीटर दो। तो ये सब मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, ये सारे के सारे यूनिट हैं। इनको एक्सप्लेन कैसे किया गया कि कहा गया कि कोई भी भौतिक राशियां हैं, किसी भी भौतिक राशि की मेजरमेंट के लिए, उसको मापने के लिए एक फिक्स वैल्यू वाले, फिक्स और डिफिनिट वैल्यू वाले स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भौतिक राशियों की माप के लिए एक नियत मान वाले मानकों का प्रयोग किया जाता है। स्टैंडर्ड का मतलब मानक होता है। इसी जो ये स्टैंडर्ड जो है, ये मानक जो है, इन्हीं को हम लोग मात्रक के नाम से जानते हैं। हम इसको लिख देते हैं यहां पर, आप लोग कॉपी कर लेना। भौतिक राशियों के मापन के लिए नियत मान के मानकों का प्रयोग किया जाता है, जिसे मात्रक कहते हैं। अगर हम लोग इंग्लिश में चले तो जाहिर सी बात है, टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज ए स्टैंडर्ड ऑफ फिक्स एंड डिफिनिट वैल्यू इज यूज्ड इज कॉल्ड यूनिट। अगर हम लोग देखें कि भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भौतिक राशि है, अगर हम लोग भौतिक राशि को मानते हैं एक्स, सपोज कीजिए कि हमने अगर भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी को मान लिया एक्स, और यूनिट को हमने मान लिया, मात्रक को हमने मान लिया कि ये यू है, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिखाते कैसे हैं? एक्स इज इक्वल टू एन यू। मतलब एक्स है आपका भौतिक राशि, यू हो गया यूनिट, और एन हो गया संख्या, नंबर। यही तो होता है कि अगर हमें सपोज कीजिए कपड़ा चाहिए, कपड़ा लेना है, क्लॉथ लेना है, तो हमने कहा कि भाई हमें 5 मीटर कपड़े दीजिए, तो यहां पर हो गया 5 मीटर। ये हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। ये हो गया आपका संख्या n, और ये हो गया आपका यूनिट, मीटर।
तो इसी आधार पर तो हम लोग कहीं भी यूनिट को अप्लाई करते हैं। x इज इक्वल टू NU, इसका फॉर्मूला है। आज तक हमने सोचा भी नहीं होगा इस चीज के बारे में कि हम लोग अक्सर जाते हैं कि 2 किलो आलू दो, 3 किलो चीनी दो, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। x क्या है आपका फिजिकल क्वांटिटी है, n एक संख्या है और u जो है यूनिट है। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग कहीं भी यूनिट को अप्लाई करते हैं। ओके, ये तो नॉर्मल सी चीज है। अब यूनिट को डिफाइन किया गया, उसके बाद यूनिट को दो भाग में क्लासिफाइड किया गया, दो तरीके से इसको बांटा गया। तो यूनिट को भी बांटा गया दो भाग में, एक फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी के आधार पे और दूसरा जो है आपका डिराइव्ड यूनिट। मात्रक जो है इसको दो पार्ट में बांटा गया। पहला बांटा गया फंडामेंटल यूनिट, इसको बोलते हैं आधारी या मूल मात्रक, और दूसरा बांटा गया डिराइव्ड यूनिट। व्युत्पन्न मात्रक। फंडामेंटल यूनिट क्या है कि ये ऐसा यूनिट है जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, जिनका वैल्यू निकालने के लिए, या यूं कहें कि जिनके निष्पादन में किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत हमें नहीं पड़ती, किसी अन्य यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती। फिजिकल क्वांटिटी नहीं, एक्चुअली ये यूनिट है, तो यहां पर किसी अदर यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमने कहा मास के लिए मीटर, ग्राम, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। ये फंडामेंटल यूनिट है। इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी अन्य यूनिट की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपकी डिराइव्ड यूनिट है, व्युत्पन्न मात्रक है, इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर इसको हमें डिराइव्ड यूनिट को अगर डिस्क्राइब करना है तो हमें फंडामेंटल यूनिट की जरूरत पड़ेगी। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं हम कि मान लीजिए कि हमारे पास, अगर हमने कहा कि स्पीड है, स्पीड चाल, तो इसका जो यूनिट है ये डिराइव्ड यूनिट में आएगा। कैसे आएगा? तो स्पीड का हम लोग फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला है उसका डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी अपॉन समय। दूरी मतलब क्या? दूरी मतलब लंबाई, और लंबाई का जो यूनिट है फंडामेंटल में है मीटर, और समय का जो यूनिट है ये भी फंडामेंटल में है, आधारी में है सेकंड। तो यहां पर हमें यूनिट मिल गया मीटर पर सेकंड, या इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये भी आपका, ये चूंकि डिराइव्ड यूनिट है, ये भी फंडामेंटल यूनिट और ये भी फंडामेंटल यूनिट, ये दोनों मिलकर के यहां पर आपके डिराइव्ड यूनिट का निर्माण किया। इस तरह से डिराइव्ड यूनिट, लेकिन इनको अभी हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। इस टॉपिक में डिराइव्ड यूनिट का वैल्यू निकालना ही इस टॉपिक में क्वेश्चन स्वरूप में आते हैं ज्यादातर। तो लेकिन उसके पहले हम लोग चलेंगे कि प्राचीन जो परंपराएं थी बहुत पहले, कि किस यूनिट सिस्टम को यूज करते थे, थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रक की पद्धतियां। सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रूप से पहले यूज होता था। सबसे पहले हम लोग लेके बात करते हैं ब्रिटिश यूनिट सिस्टम की। ब्रिटिश से पता चलता है कि ये ब्रिटेन में अंग्रेजों के द्वारा इसको यूज किया जाता था। उसको नाम दिया गया FPS यूनिट सिस्टम, मतलब मात्रक पद्धति। FPS यूनिट सिस्टम, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड और S फॉर सेकंड। इसको हम लोग ब्रिटिश यूनिट के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटेन वगैरह में इसको यूज किया जाता था और अभी भी बहुत हद तक इसको वो लोग मानते हैं। तो ये FPS यूनिट सिस्टम में F फॉर फुट, P फॉर पाउंड और S फॉर सेकंड। तो जो लेंथ है, इसमें लेंथ की जो यूनिट मानी जाती थी वो मानी जाती थी फुट, और जो मास है
उस मास के लिए जो यूनिट मानी जाती थी वो पाउंड, और जो टाइम की यूनिट मानी जाती थी वो है आपका सेकंड। लेंथ का पता ही होगा, मतलब लंबाई, और मास का द्रव्यमान, और टाइम का समय। फिर एक आपका अगला आता है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस पद्धति। तो यहां भी सीजीएस में आपका लेंथ के लिए सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, लेंथ के लिए, मास के लिए ग्राम, और टाइम के लिए सेकंड। लेंथ का मतलब पता, लंबाई, मास का द्रव्यमान, टाइम का सेकंड। ये एफपीएस यूनिट सिस्टम, इसको ब्रिटिश यूनिट बोलते हैं। और एक आगे आपका सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में लेंथ का जो यूनिट था वो सेंटीमीटर, मास का जो यूनिट था वो ग्राम, और टाइम का जो यूनिट था वो था सेकंड। इसी सीजीएस यूनिट सिस्टम को मीटरी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। मीटरी पद्धति, मीटरी सिस्टम इसको ही बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका एक और इसका सिस्टम था, वो है एमकेएस सिस्टम। ये सब इसमें कन्वर्ट करने को आपको मिलता है क्वेश्चंस में। इसमें जैसे न्यूटन है, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना वगैरह वगैरह, बहुत सारी तरह की चीजें आपकी मिलेंगे, अभी आगे हम लोग सीखेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट जो है आपका एमकेएस सिस्टम। यहां भी लेंथ, मास और टाइम। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, और सेकंड के लिए, टाइम के लिए सेकंड। ये एमकेएस यूनिट सिस्टम था। अब यहां पर डिफिकल्टीज थी, ये अलग अलग कंट्रीज में ये अलग अलग यूनिट सिस्टम से इंटरनेशनल व्यापार करने में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने में, बिजनेस करने में बड़ा दिक्कत होता था। अब अगर ब्रिटिश जो है वो पाउंड यूज करते थे वेट के लिए, मास के लिए। अब अगर आप पाउंड से किलोग्राम का कंपैरिजन करें तो पाउंड छोटा यूनिट है, किलोग्राम बड़ा यूनिट है। करीब 454 ग्राम एक पाउंड में वेट जो है आपका मास का वो होता है। तो ये हमारे इंडिया में ग्राम किलोग्राम चलता था। या ऐसी बहुत सारी एशियन कंट्रीज जो थी वो मास एमकेएस सिस्टम या सीजीएस सिस्टम यूज करती थी, और ब्रिटिश जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो एफपीएस यूज करती थी। तो इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक ऐसा स्टैंडर्ड, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड जो है उसने बनाया। उसका हमने नाम दिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसके लिए इसका ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो स्विट्जरलैंड के एक कंट्री है जेनेवा। जेनेवा में वो, वहां पर उसका ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है अवेलेबल है। तो उन्होंने एक 7 फंडामेंटल क्वांटिटियां उन्होंने चूज की, और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, मतलब 7 आधारित राशियां और 2 संपूरक राशियां उन्होंने चूज किया। और चूज करने के बाद उसका एक यूनिट डिसाइड किया गया, जो कहा गया कि ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इसी यूनिट को फॉलो किया जाएगा। तो वो 7 क्वांटिटियां जो हैं वो दिखाते हैं कौन कौन सी हैं, और इंटरनेशनल यूनिट जो है वो कैसे, उसमें क्या क्या यूनिट जो है आपकी दिया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, इसको हम लोग एसआई यूनिट के नाम से भी जानते हैं। इसमें एसआई यूनिट में कहा गया कि 7 फंडामेंटल यूनिट होंगे और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होंगे। आधारी मात्रक और 2 संपूरक मात्रक। अब यहां पर 7 फंडामेंटल यूनिट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ने डिसाइड किया, उसने दिया, और उसे ही पूरा वर्ल्ड, उसे ही पूरे दुनिया के लेवल पर उसे माना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग उसको लिखते हैं। फर्स्ट में उसने दिया था फंडामेंटल में लेंथ, मास, टाइम। उसके बाद
4 नंबर में उसने दिया टेम्परेचर, टेम्परेचर। 5 में दिया गया इलेक्ट्रिक करंट, और 6 में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और 7 में आपको दिया गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ का हम लोग हिंदी जानते हैं लंबाई, मास का द्रव्यमान, टाइम का समय, टेम्परेचर का ताप, इलेक्ट्रिक करंट का हमको पता ही है विद्युत धारा, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कहा गया ज्योति तीव्रता, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ का परिमाण। तो इसके लिए यूनिट दिया गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के द्वारा, और उसके लिए एक सिंबल भी दिया गया। यहां पर हमने लिख दिया SI यूनिट, और क्योंकि स्पेस कम है और इसको यहां पर साइड में हमने दिया सिंबल। लंबाई के लिए कहा गया कि इसका जो मात्रक होगा इंटरनेशनल लेवल पर वो होगा मीटर, मीटर डिनोट किया जाएगा स्मॉल m से। मास के लिए कहा गया कि इसका जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा वो होगा किलोग्राम, और इसको डिनोट किया जाएगा केजी से। समय के लिए कहा कि सेकंड ज्यों का त्यों रहेगा, इसको डिनोट किया जाएगा स्मॉल s से। टेम्परेचर के लिए कहा गया केल्विन, डिनोट किया जाएगा कैपिटल K से। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, ये सबने पढ़ा है पहले भी, डिनोट किया जाएगा कैपिटल A से। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कहा गया कैंडेला, इसके लिए कैंडेला डिनोट किया जाएगा CD से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए कहा गया कि इसका मात्रक मोल होगा, और डिनोट किया जाएगा MOL डॉट। ये 7 फंडामेंटल यूनिट जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ने हमें दे दिया। अब 2 डिराइव्ड यूनिट, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी इसने दिए, उसके उन सभी के हेल्प से हम लोग डिराइव्ड यूनिट को खुद ही डिराइव कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लिए होंगे। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट में दिया गया, एक में कहा गया आपका प्लेन एंगल और दूसरे में कहा गया सॉलिड एंगल। एक आपको दिया गया सप्लीमेंट्री वाले में प्लेन एंगल, इसको बोलते हैं समतल कोण। इसका जो यूनिट दिया गया वो दिया गया रेडियन, डिनोट करते हैं RAD। और दूसरा में दिया गया आपको सॉलिड एंगल, ठोस कोण या घन कोण भी इसको बोलते हैं। इसके लिए जो यूनिट दिया गया ऑस्टेरेडियन के नाम से दिया गया, इसको SR डॉट से डिनोट करते हैं। ये इंटरनेशनल सिस्टम ने इतना काम किया, और उसने अगर 1 किलोग्राम की बात करें तो 1 किलोग्राम का ये सारा उसने ब्लॉक बनाया, और ब्लॉक निकल वगैरह का ब्लॉक बना करके उसने उसको वेट किया और बोला कि ये 1 किलोग्राम है, और वही 1 किलोग्राम उतने के ही बराबर पूरे वर्ल्ड में फॉलो होगा, और वो होता है, आज भी होता है। और वहां पर जो 1 किलोग्राम का जो ओरिजिनल वेट है, जिसको कि हमारे ये दुकान वाले अक्सर यूज करते हैं, उसका ओरिजिनल वेट आज भी आपके उस ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर करके रखा गया है, ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो हम लोग उसको कंपेयर कर सकें। ओके, अब हम चर्चा करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स की। फंडामेंटल यूनिट्स के बाद हमने चूंकि हालांकि पढ़ लिया फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, अब हम लोग इसमें आगे चलते हैं कि फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से हम लोग डिराइव्ड यूनिट को कैसे निकाल सकते हैं, कैसे डिराइव कर सकते हैं। अगर हमें ये मेथड पता है, डिराइव्ड यूनिट के बारे में हम जानते हैं, यूनिट को डिराइव करना जानते हैं, तो हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें जरूरत पड़ेगी सिर्फ इन 7 और 2 9 फिजिकल क्वांटिटीज को, सिर्फ इनके यूनिट को याद कर रखने की जरूरत है। उसके बाद डिराइव्ड यूनिट के हेल्प से हम लोग, डेरिवेशन के हेल्प से बाकी सारे यूनिट जो है हम लोग निकाल सकते हैं।